देश के मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा जी भले इस दुनिया में अब नहीं हैं, लेकिन उनकी कही गई प्रेरणादायक बातें लोगों को हमेशा सही राह दिखाती रहेगी। बाकी बिजनेसमैन ने बिजनेस किया ये देखकर कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, किसमें माल ज्यादा बनेगा, किसमें ज्यादा पैसा बनेगा। और रतन टाटा जी ने ये सोचकर बिजनेस किया कि क्या ऐसा किया जाए जिसकी देश की जरूरत है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी इंडस्ट्री में जाऊं जिससे देश का भला हो। बाकी बिजनेसमैन अपना बैंक बैलेंस और नेटवर्थ बढ़ाने में रहे, लेकिन रतन टाटा जी रहे भारत की मान सम्मान बढ़ाने की रेस में। आज की वीडियो श्री रतन टाटा जी को समर्पित है। रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने 1991 में। तब टाटा ग्रुप के पास कुछ ही कंपनियां थी और हर कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही थी और उन कंपनियों में कोई एकता नहीं थी। सारी कंपनी अपनी अपनी धुन में चल रही थी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, पूरा फोकस्ड इंडियन मार्केट पर था। उस समय कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कंपनी की रेवेन्यू डाउन हो गई थी। और रतन टाटा जी जब सीन में एंटर हुए और 2012 में रिटायर हुए, तब तक वो क्या क्या कर चुके थे जरा सुनिए। कंपनी में जो भी छोटी छोटी कमियां थी और अपनी मनमानी कर रही थी, सबको एक करके सेंट्रलाइज कर दिया। जहां फोकस सिर्फ इंडियन मार्केट पे था, वहां फॉरेन मार्केट पे फोकस किया। और आज टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू विदेशों से आता है। टाटा ग्रुप ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी वो देश जिसने कभी भारत पे राज किया था, वहाँ हम राज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नौकरियां हम देते हैं रतन टाटा जी के पीछे ब्रिटेन के बड़े बड़े ब्रांड, चाहे टेटली हो, चाहे जैगुआर हो, चाहे लैंड रोवर हो, चाहे वो कोर्स हो, सब कुछ खरीद डाला रतन टाटा जी ने। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी TCS उन्हीं की निगरानी में लिस्ट हुई। जब उन्होंने ज्वाइन किया तब मार्केट सेल करीब 14,000 करोड़ रुपए था और जब वो रिटायर हुए तो सेल कर गए थे 5.25 लाख करोड़। जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो मार्केट कैपिटल 30,000 करोड़ था। आज के टाइम में टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा ग्रुप है 25 लाख करोड़ मार्केट कैपिटल के साथ। पर उन्होंने ये सब किया कैसे, क्या लेगेसी रही होगी इंडिया और वर्ल्ड में। ये तो रही सिर्फ बिजनेस की बात, बिजनेस के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही होगी, उससे रिलेटेड कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो चैरिटी करते थे, जो हम्मल थे, उसके किस्से सुनाएंगे इस वीडियो में। और अगर आप श्री रतन टाटा जी से प्यार करते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज जब रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे और उन पर मैं एक वीडियो कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं, सारी वीडियो में से इस वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक होनी चाहिए। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी गर्व की बात होगी कि मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा लाइक वाली वीडियो श्री रतन टाटा जी के बारे में है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, श्री रतन टाटा जी के इस फैन से सारे फैन को रिक्वेस्ट है। तो आइए श्री रतन टाटा जी के पूरे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हुए शुरुआत करते हैं भारत के सबसे महान व्यक्ति के जीवन की शुरुआत। कौन से इंपॉर्टेंट पल में क्या क्या चीजें हुई। रतन टाटा जी का जन्म हुआ 1937 में और उनके माता पिता के बीच डिवोर्स हो गया तो उनको अपना बचपन अपनी दादी के साथ बिताना पड़ा। 1955 में मात्र 17 साल की उम्र में वो US चले गए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए और 1962 में उनकी ग्रेजुएशन पूरी हुई। रतन टाटा जी अपनी डिग्री से एक आर्किटेक्ट थे। उस समय उनका मन था कि यार US की लाइफ स्टाइल ठीक है, वहीं सेटल हो जाते हैं, लेकिन दादी ने उनको बचपन से पाला था और दादी की तबीयत खराब हुई। दादी ने पुकारा, एक बार में चले आए। ऑडियंस को मैं बता दूं, ऐसा नहीं था। रतन टाटा जी में जो GRD टाटा हैं, उनके ब्लड रिलेशन में थे, या उनको पता था कि टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी मैं ही हूं और मैं ही राजकुमार हूं, ऐसा करने का उन्होंने क्लेम भी नहीं किया। वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे। उनको IBM में ऑफर मिला और वो IBM में नौकरी करने की सोच रहे थे और GRD टाटा का उस समय मानता था। उन्होंने कहा, टाटा ग्रुप से तुम तो कहीं ना कहीं जुड़े हो, प्लीज ज्वाइन करो और टाटा जब तक इंडिया में रहेगा टाटा ग्रुप में ही काम करोगे। 1963 में जब वो 26 साल के थे तब उन्होंने टाटा ग्रुप में एंट्री की। सबसे पहले जब वो टाटा ग्रुप में एंटर हुए तो टाटा मोटर्स में 6 महीना ट्रेनिंग की। उसके बाद वो चले गए टेस्को, जो आज के टाइम में टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है। 6 महीना वहाँ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद वहीं टाटा स्टील में टेक्निकल ऑफिसर की हैसियत से ज्वाइन किया, काम चालू किया। 1969 में 4 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप का रिप्रेजेंट करने के लिए टाटा ग्रुप का एक मेंबर चाहिए था, तो रतन टाटा जी ऑस्ट्रेलिया गए और टाटा ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया। 1970 में कुछ समय के लिए TCS में भी काम किया और 1971 में उनको नेल्को का डायरेक्टर बनाया गया और नेल्को लॉस होती जा रही थी। टाटा ग्रुप ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर रतन टाटा जी ने उस कंपनी को ट्रांसफॉर्म किया और कंपनी को बदल दिया। जब GRD टाटा ने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि इस लड़के के अंदर कुछ तो काबिलियत है। सफलता के बाद 1971 में जो उनकी प्राइमरी TCS कंपनी है उसमें उनको डायरेक्टर बनाया गया और 1975 में उन्होंने हार्वर्ड स्कूल बिजनेस से एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया। 1981 में बने टाटा इंडस्ट्री के डायरेक्टर और वहां पर उन्होंने क्या किया कि जो टाटा ग्रुप का थिंक टैग है, जो प्लान करता है कि अब किस सेक्टर में जाना है और अब क्या करना चाहिए, और उस समय रतन टाटा जी के माइंड में आ रहा था कि हाईटेक बिजनेस में ही जाना है। और 1983 में उन्होंने लॉन्च किया टाटा सोल्ट, जो देश का नमक है और जो नमक आज देश में खाया जा रहा है, उस नमक को रतन टाटा जी ने ही लॉन्च किया था। और 1986 में एयर इंडिया के चेयरमैन बने कुछ समय के लिए और फाइनली 25 मार्च 1991 को टाटा ग्रुप के अधिकृत रूप से चेयरमैन बन गए। उस समय देश की इकोनॉमी खुली थी। 91 के पहले देश की इकोनॉमी बंद थी।
और लाइसेंस का राज था, सारी कंपनियों को लाइसेंस मिला हुआ था। उस समय कुछ भी बना लो, कैसा भी बना लो, सारा माल अच्छे रेट पर बिक ही रहा था। उस समय कोई टेंशन नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था, सारे लोग अपनी अपनी काम राजी खुशी से कर रहे थे। 1991 में जब इकोनॉमी खुली तो कॉम्पिटिटिव के पहले जो पुराने ग्रुप थे जो फल फूल रहे थे, 91 के बाद सब साफ हो गए। अब टाटा ग्रुप के जो लीडर थे, विजनरी थे, उन्होंने टाटा ग्रुप को संभाल लिया। उस समय विदेशी कंपनियों से भी लड़ना था और बाकी सबसे भी लड़ना था, और मैदान खुल गया था। इंटरनल चैलेंज तो और भी खतरनाक था। इंटरनल चैलेंज ये था कि उस समय टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियां थी। उस वक्त टाटा ग्रुप के पास 91 कंपनियां थी। हर एक कंपनी में एक ना एक ऐसा बंदा बैठा हुआ था जो अपने हिसाब से उस कंपनी को चला रहा था। टाटा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनके पहले जो बॉस थे जीआरडी टाटा का व्यक्तित्व इतना भारी था कि उनकी आवाज में दम था। एक बार फोन लगा दिया, एक बार बात कर लिया तो आदमी इधर से उधर हिल नहीं सकता था। लेकिन जब वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे तो हर एक आदमी अपनी अपनी मनमानी करने लग गया। जब रतन टाटा जी चेयरमैन बने तो रूसी मोदी करके थे, उनका मानना था कि वो चेयरमैन बने। लेकिन जब वो चेयरमैन नहीं बने तो उन्होंने बहुत विद्रोह कर दिया, तो इंटरनली उनको विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस विद्रोह को कंट्रोल करते हुए पुराने जो व्यक्ति थे और तानाशाही कर रहे थे, उन सबको हटाया। रिटायरमेंट की कोई एज नहीं थी, कोई भी आदमी जब तक जिंदा है तब तक काम कर रहा था। बाकी सभी कंपनियों में हल्के हल्के स्टॉक्स बढ़ाए गए और टाटा सन्स जो उसकी चेयरमैन कंपनी थी उसका दबदबा बढ़ाया, ताकि कोई कंपनी इधर उधर निकल ना सके। अगर रतन टाटा जी ने 1991 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया होता तो 2000 आते आते टाटा ग्रुप की 20-30 कंपनियां अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती। उस समय सभी कंपनियों का फोकस सिर्फ इंडिया पर था, बाहर देशों में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। रतन टाटा जी ने कहा, वाई इंडिया, इंडिया में काम तो करना है, लेकिन इंडियन कंपनी बाहर जाके अपना डंका कैसे बजाएगी। रतन टाटा जी ने इस पर प्रयास चालू किया और सन 2000 में टेटली को खरीद लिया, जो कि एक ब्रिटिश ब्रांड था। तहलका मच गया पूरे भारत और वर्ल्ड में कि एक इंडियन कंपनी ने विदेशी कंपनी को खरीद लिया। और उस वक्त टाटा छोटी कंपनी थी और टेटली बड़ी कंपनी थी। तो छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी को खरीद लिया, वो भी इंडिया ने ब्रिटिश की कंपनी को खरीद लिया। तो बाजार में इस बात का बहुत हल्ला मच गया और आखिरकार क्या हो गया, और इनको देखकर बाकी सभी बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस आया। तो सभी में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी बिजनेस फैला सकते हैं और हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम भी ब्रांड खरीद सकते हैं। तो ये जो शुरुआत हुई इंडियन कंपनी की डोमिनेंस की, फेयरलेस होने की, निडर होने की, ये श्री रतन टाटा जी की देन है। उसी साल सन 2000 में उनको मिला पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। 2004 में लेके आए टीसीएस का आईपीओ। याद है 1970 में उन्होंने काम किया था तो उनको ये पता था कि कंपनी क्या है, उसका उन्होंने आईपीओ किया और आज के टाइम में टीसीएस देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से टीसीएस 90% प्रॉफिट अकेली देती है। 2006 में लॉन्च किया डीटीएस सर्विस टाटा स्काई और 2008 में उन्होंने एक बार फिर से लैंड रोवर और जैगवार को खरीद लिया। उसी साल उनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण मिला और 2012 में उन्होंने चेयरमैन से रिटायरमेंट ले लिया और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट करना चाह रहे थे। 2000 में उनको मिला पद्म भूषण, जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान था, और 2008 में मिला पद्म भूषण, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन वो हकदार हैं देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के। तो जितने भी आप में से रतन टाटा जी के फैन है, प्रशंसक हैं, उन सभी लोगों को स्क्रीन पर एक हैशटैग दिखा रहा हूँ, उस हैशटैग को आप लोग ट्रेंड करिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने फॉलोवर्स हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस हैशटैग को जो है ट्रेंड करिए और 1-1 मिनट की रील या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाकर अपलोड करिए। अगर हम बात करें रतन टाटा जी के अंदर अचीवमेंट के बारे में, तो भारत देश को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले टाटा ग्रुप सामने आता है। आज के टाइम में हमको पता है कि अगर वर्ल्ड लेवल टेक्नोलॉजी पर जाना है तो हमको चाहिए सेमीकंडक्टर, लेकिन आज के टाइम में एक्सपर्टीज बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, रिस्क बहुत लगता है, लेकिन हर कोई रिस्क ले नहीं सकता। रतन टाटा जी आ गए तो टाटा ग्रुप आगे आया और आज सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम रतन टाटा जी का ग्रुप टाटा ग्रुप ही कर रहा है। आज के टाइम में इंडिया की हर एक कंपनी यही कह रही कि हम तो भाई साहब इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन श्री रतन टाटा जी ने ही शुरू की थी। जब भी अमीर व्यक्तियों की लिस्ट आती है तो उसमें अंबानी आता है, अडानी आता है, पुआल आता है, बजाज आता है, लेकिन उसमें रतन टाटा जी का नाम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अब वो टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर नहीं है। टाटा ग्रुप के जो भी सबसे बड़े शेयर होल्डर है वो है टाटा ट्रस्ट, यानी टाटा ग्रुप जितना भी पैसा कमाता है उसको डिवाइडेड किया जाता है। टाटा सन्स और टाटा ग्रुप जितना भी पैसा कमाता है उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है टाटा ट्रस्ट, और वो पूरा पैसा सेवा में खर्च होता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो टाटा ग्रुप का जो ओनर है वो टाटा ट्रस्ट ही है, कोई व्यक्ति नहीं।
2008 में जब ताज होटल पे अटैक हुआ था तो कोई और होता तो वो कहता इससे दूर ही रहो, लेकिन उस वक्त रतन टाटा जी सड़क पर खड़े रहे जब तक आतंकवादी रहे और ऑपरेशन चल रहा था। रतन टाटा जी खुद वहां पर पूरी स्थिति को ऑपरेट कर रहे थे, चाहे वो होटल का बंदा हो, चाहे वो होटल के पास रहने वाला बंदा हो, चाहे कोई भी XYZ, सबके लिए आज तक वो सर्विसेज चल रही हैं। उसके लिए अलग से ताज पब्लिक सर्विस ट्रस्ट बनाया जो कि होटल के आसपास जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी की सेवा के लिए आज भी काम कर रहा है। अगर आपका कोई घर हो, 2000-5000 करोड़ का कोई ऑफिस और उसके अंदर कोई आवारा कुत्ता आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर मैं तो गार्ड रखूंगा, मार के भगा दूंगा उसको। रतन टाटा जी ने एक बार बॉम्बे हाउस में देखा कि वहां पर कुछ आवारे कुत्ते घूम रहे हैं, तो रतन टाटा जी ने बॉम्बे हाउस में उन आवारा कुत्तों के लिए अलग से व्यवस्था कराई। तो आवारा कुत्तों के लिए उन्होंने अलग से जगह बनाई जहां पर आज भी आवारे कुत्ते बहुत सारे रह रहे हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था रतन टाटा जी करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो भैया स्मोकिंग करनी पड़ेगी, शराब पीनी पड़ेगी और पार्टियों में भी जाना पड़ेगा, लेकिन देश का सबसे बड़ा सामान्य व्यक्ति, देश का सबसे बड़ा ग्रुप बनाने वाला व्यक्ति ने कभी भी स्मोकिंग नहीं की, कभी भी ड्रिंकिंग नहीं की। लेकिन रतन टाटा जी एक सिंपल टी टोटलर थे। उनकी डॉग से रिलेटेड एक स्टोरी और भी है। एक बार रतन टाटा जी को ब्रिटेन की महारानी ने बुलाया अवार्ड देने के लिए। उस दिन पार्टिकुलर डे जब उनका सम्मान होने वाला था, लेकिन रतन टाटा जी वहां पर उस दिन नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? बिकॉज उनकी एक डॉग की तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा इसका ध्यान देना जरूरी है, अवार्ड तो आते जाते रहते हैं। तो एक सिंपल डॉग की सेवा करने के लिए ब्रिटेन का अवार्ड ठुकरा दे, वो है रतन टाटा जी। तो ये है टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों की लिस्ट जो आप वीडियो स्किप करके देख लेना। तो रतन टाटा जी के नाम पर किस्से कहानी तो और भी हैं, क्योंकि रतन टाटा जी का व्यक्तित्व ही इतना बड़ा था। तो रतन टाटा जी के प्रति जो आपके माइंड में प्यार सम्मान है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट की रिप्लाई देने की। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।